क्या हैदराबाद से माधवीलता चुनाव जीत सकती हैं? क्या आपके हैदराबाद का परिणाम बदलने जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव हारने वाले हैं, जो 1984 की इंदिरा लहर में भी नहीं हुआ? क्या वो हो सकता है? मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपके सामने बिल्कुल सीधा सपाट और एकदम साफ जो ज़मीनी स्थिति है उसे रखूं। बाकी के निर्णय आप खुद तय करें। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। हैदराबाद सीट पर करीब 60% के आसपास आबादी जो है या वोटर जो है वो मुस्लिम है, और इसमें एक ठीक ठाक सी संख्या शिया मुसलमानों की भी है। हैदराबाद की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो मुसलमान हैं उसमें जो मूल स्थानीय मुसलमान हैं वो संख्या में ज़रूर ज़्यादा है। वहाँ जो बाहरी मुस्लिम हैं या बाहरी हिंदू हैं उनके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है गैर मुल्की। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक ताकत जो हैदराबाद में है वो कहीं ना कहीं जो ये गैर मुल्की मुस्लिम हैं इनके हाथ है। और जो ओवैसी साहब हैं इनका परिवार भी गैर मुल्की ही है। इनका परिवार मूलतः मराठा बैकग्राउंड से आता है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से कन्वर्ट होके मुस्लिम हुए। ये मूल रूप से जो तेलुगु समाज है उससे आए हुए नहीं। अब हैदराबाद के वर्तमान की अगर बात आपको समझनी है तो हैदराबाद के इतिहास को भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। आपकी नफ़रत, आपकी मोहब्बत, आपका समर्थन, आपका विरोध सही है गलत है, जो विभाजन है सामाजिक कितना उचित है कितना अनुचित है, ये जानने के लिए पहले हैदराबाद का इतिहास समझना जरूरी है। उसके बाद जो वहाँ की ध्रुवीकरण की स्थिति है उस पर हम तब आएंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में जो बहुत सारी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद हुआ, और हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत थी कि आज भी दुनिया के आधे मुल्क जो हैं उनका क्षेत्रफल हैदराबाद जितना नहीं है। और हैदराबाद को सामान्यतः आंध्र प्रदेश से जोड़ के देख लिया जाता है कि आंध्र तेलंगाना, लेकिन नहीं, हैदराबाद रियासत जो थी उसमें आज के कर्नाटक के भी इलाके थे, आज के महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और तेलंगाना भी था। भले जो उस्मान अली साहब थे उस समय उनके आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली साहब, उनका राज्य जो था वो लगभग आधी तेलुगु आबादी पे हुआ करता था, पर उनका जो प्रशासन था उस पर गैर मुल्कियों की कमांड ज़्यादा थी। और उसमें भी एक बड़ा ताकतवर तबका हुआ करता था मराठी लोगों का। जो जमींदार थे उनमें सबसे बड़ी संख्या जो देशमुख, देशपांडे आदि मराठी ब्राह्मण जमींदार होते हैं इनकी हुआ करती थी। निज़ाम की सेना में भी स्थानीय जो तेलुगु लोग हैं वो या स्थानीय मुस्लिमों की जगह जो भारी संख्या थी वो उत्तर भारतीयों की थी। इसमें जो आज का पाकिस्तान का पंजाब का इलाका है यहाँ के मुस्लिम थे। जो मैदानी उत्तर भारत का खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का चंबल का इलाका है, आपका हरियाणा का इलाका है, यहाँ के जाट, अहीर, राजपूत, राजस्थान के राजपूत, वो निज़ाम की सेना में भारी संख्या में हुआ करते थे। और ये जो थे निज़ाम की सेना, इसने साहब नमक का हक बड़ी ईमानदारी से अदा किया था निज़ाम के लिए। इवन जब निज़ाम की जो सल्तनत थी हैदराबाद, उसे मिलाने के लिए भारतीय फौजें वहाँ पहुँची, तब भी उनका जो मुकाबला था वो अनट्रेंड रजाकारों से कहीं ज़्यादा इस फौज से था। और इतना ही नहीं, जो रजाकारों पर कहानियाँ सुनाई जाती ना कि रजाकारों ने औरतों के साथ ये किया, बच्चों के साथ ये किया, यूं हिंदू आवाम का कत्लेआम किया, तो उसमें एक छोटी सच्चाई नहीं जोड़ी जाती है। ये जो कत्लेआम था आवाम का, ये जो बदकारियाँ थीं रजाकारों की, ये स्थानीय तेलुगु लोगों के साथ थी। और जो बाकी के ये गैर मुल्की लोग थे इनका समर्थन बाकायदा निज़ामशाही को था और भरपूर था। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि निज़ाम का भारत में विलय हो, फिर वो मराठी जमींदार हों या निज़ाम की सेना के हिस्सा हों या प्रशासन में भी। निज़ाम का जो प्रशासन था उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के कायस्थ थे, और ये सभी मिलके
हिंदुस्तान के भविष्य से कहीं ज़्यादा अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे, और इन्होंने एक तरह से आंखें बंद कर रखी थी रजाकारों के कुकर्मों पे। तो ये भी उतने ही उत्तरदायी थे, जो रजाकारों ने किया उसके लिए उतने ही जवाबदेह थे जितने कि रजाकार खुद थे। और जब भारतीय फौज भी इन लोगों को बचाने के लिए हैदराबाद में घुसी तो उससे मुकाबला बाकायदा इन्होंने ही किया था। तो मोटा मोटी ये समझिए कि 83% हिंदू और जिसकी मात्र 13% आबादी मुस्लिम थी, उसका राजधर्म जो था वो इस्लाम था, और उसे इस्लामी स्टेट माना जाता था, और उस इस्लामी स्टेट को चलाने वाले जो थे वो संख्या पूरी तरह से हिंदुओं की थी। और जो निजाम का स्वतंत्र रहने की इच्छा थी या निर्णय था, उसमें ये जो हिंदू थे इनकी बराबर की सहमति थी, कहीं कोई विरोध जैसी चीज़ नहीं थी। निजाम के जमींदारों ने विद्रोह किया हो, या निजाम के प्रशासन ने विद्रोह किया हो, निजाम की सेना ने विद्रोह किया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो विद्रोह था वो स्थानीय तेलुगु लोगों का था। तो इतिहास की इस मोटी मोटी जानकारी फिर कभी आएंगे कि ऑपरेशन पोलो और उस समय की निजामशाही में क्या हुआ, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी हम लौट के चुनाव पे आ जाते हैं, इतनी इतिहास की जानकारी पर्याप्त है इस चुनाव के बीच में। तो भैया 60% मुस्लिम आबादी वाली जो हैदराबाद सीट है, उस पर आज तक कभी भाजपा को 32% से ज़्यादा वोट मिला नहीं। भाजपा को कहना गलत होगा, विपक्ष को कभी भी 32% से ऊपर वोट मिला नहीं है। अगर मैं 1984 से अब तक की बात करूं तो आप सीधे समझिए कि जो हिंदू वोट भी है वहाँ का, वो भी कभी एकजुट होकर ओवैसी परिवार के खिलाफ नहीं गया है, उल्टा ओवैसी को मिलता भी है। और अगर आप ये हिंदू मुस्लिम के दायरे से बाहर जाके देखें तो ओवैसी बड़े ही तेज तर्रार सांसद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। योग्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और एक प्रभावी व्यक्तित्व भी है। अगर उनके समाज के दायरे हैं, उनके अंदर आप देखेंगे तो बड़े प्रभावी व्यक्तित्व है ओवैसी का। और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक पकड़ उनकी अपने क्षेत्र में इस तरह की है कि आसान नहीं है कि उस पकड़ से बाहर निकल सके वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो। इसके अलावा मैं यहाँ पे ओवैसी के बारे में एक चीज़ और जानकारी मिलाना चाहूँगा कि भारत में अगर ISIS का जब मिडिल ईस्ट में तांडव चल रहा था और केरल से उन्हें बंगाल से ISI को रिक्रूटमेंट मिल गई थी, लेकिन जो हैदराबाद वाला क्षेत्र था वहाँ से ISIS को कोई रिक्रूटमेंट नहीं मिली थी। वहाँ से ISIS को अपने लिए आतंकी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट से हैदराबाद का बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। और ये जो नहीं हो पाया था उसके पीछे बड़ा हाथ ओवैसी का था। इसी तरह जो सिमी का दौर था, उसके बाद वो इंडियन मुजाहिदीन में कन्वर्ट हुआ, तो इनका प्रभाव कभी भी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। भारत के और क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रहे, उत्तर प्रदेश में तो इनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन ये हैदराबाद में कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा पाए आतंकी संगठन। और इसके लिए जो समाज में ओवैसी की अपने मुस्लिम समाज में पकड़ है, उसका बहुत बड़ा हाथ था। अगर आप किसी को पसंद नहीं भी करते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों को आपको मानना चाहिए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मुझे याद नहीं आता कि जैसे समाजवादी और कांग्रेस के नेता करते हैं कि सरकार का विरोध करते करते वो भारत के विरोध पर उतर आते हैं। वो बातें, वो ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं जो राष्ट्र हित के विरुद्ध होती हैं। मैंने ओवैसी को कभी इस तरह की बयानबाजी करते हुए नहीं देखा आज तक। रही बात उनकी जो थोड़ा प्रो मुस्लिम इमेज है, तो उसका ये है कि वो मुसलमानों के नेता हैं, और अपनी इसी इमेज के सहारे उन्होंने अपने आप को हैदराबाद के बाहर निकाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर उन्होंने अपना एक वजूद कायम करने का प्रयत्न किया है और थोड़ा सा बनाया भी। तो राजनेता हैं और वो शायद ये सब करेंगे। और यहाँ लेकिन एक चीज़ और समझ लें कि मुस्लिम जो है वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ नहीं है, ना किसी दूसरे मुल्क से पलायन करके यहाँ आया है। इसी मिट्टी का है, वो उसके ही पुरखे थे, ज़्यादातर हिंदू थे। वो स्वीकार करे या नहीं करे, हर मुसलमान एक कन्वर्टेड हिंदू है या उस कन्वर्टेड हिंदू की संतान है। तो उनके अंदर जो कमियां भी हैं ना, वो लगभग उसी तरह की हैं कि जो हिंदू समाज में बंटवारा विभाजन वहाँ भी है। सिर्फ मजहब के नाम पे और सिर्फ भाषा के नाम पे वो एकजुट नहीं हो सकते, उनमें भी विभाजन होगा। तब एकजुट अगर हैं तो उसके पीछे इनके अलावा भी और वजहें हैं, और अगर एकजुटता नहीं है तो वो ठीक उसी प्रकार की है जैसी हिंदू समाज में। और हैदराबाद में भी एक अच्छा खासा वोट है जो मुस्लिम होकर भी ओवैसी के खिलाफ भी जाता है। लेकिन क्योंकि हैदराबाद में ही अपने टी राजा सिंह जैसे नेता भी हैं
और टी राजा सिंह वहाँ की विधायक भी हैं उसी क्षेत्र में। तो वहाँ पर जो ध्रुवीकरण होता है उसमें एक ध्रुव ये टी राजा जी बनते हैं, दूसरा ओवैसी बनता है, और इसमें दोनों का फायदा, ये म्यूचुअल फायदे वाली चीज़ है। ध्रुवीकरण जब तक है ना ओवैसी हारेगा ना टी राजा सिंह हारेगा। जहाँ ये ध्रुवीकरण खत्म होगा वहाँ ओवैसी की सीट पर भी खतरा होगा और टी राजा सिंह की सीट पर भी खतरा हो जाएगा। तो ये दो तरफा लाभ वाली राजनीति है, ये समझे। मैं आंकड़ों पे आ जाता हूँ। तो जो सबसे नज़दीकी चुनाव है वो तेलंगाना में तो कम से कम 2023 में ही अभी जस्ट हुआ है, कुछ दिन पहले, कुछ महीने गुजरे हैं। और इस चुनाव में जो हैदराबाद की 7 विधानसभा सीटें हैं जो हैदराबाद लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उनमें से 6 पे ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत दर्ज की थी। और उसमें से 3 सीटें वो हैं जहाँ पर बड़े ही अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी ओवैसी की पार्टी ने। बीजेपी के टी राजा सिंह ने अपनी एकमात्र सीट जीती थी। 2 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और एक सीट पर तीसरे और चौथे नंबर पर गई थी। ये अभी कुछ दिन पहले हुए चुनाव में स्थिति थी दोनों पार्टियों की। कांग्रेस और TRS का वोट, तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस, इनका वोट लगभग यहाँ पे साफ हो चुका। तो मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ को जाने के चांस हैं और हिंदू वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा नहीं कि 100% होगा ही होगा। फिर भी अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मैं आधार मान लूँ तो माधवी लता ओवैसी से कम 20% पीछे खड़ी दिखाई देती है। वोटों के मामले में कम से कम 20% पीछे वो मुझे खड़ी दिख रही हैं। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें ना हो। उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने तो कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा। मुस्लिम समाज के अंदर 2 ऐसे वर्ग हैं जिनका वोट माधवी को मिल सकता है। सबसे पहला वर्ग है महिलाएं। अच्छा, ये पूरा आंध्रा तेलंगाना में एक ट्रेंड आपको मिलेगा कि वहाँ महिलाओं का वोट करने का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है और पुरुषों का अलग रहता है। महिलाएं आंध्रा की, तेलंगाना की, ऐसा नहीं है कि अपने पति, बेटे या बाप के कहने पे वोट करें। उनका वोटिंग थोड़ी अलग चलती है और ये हिंदू और मुसलमान दोनों में। तो जो महिला वोटर है उस पर मोदी जी की नीतियों का भी प्रभाव है और माधवी लता जी का व्यक्तिगत प्रभाव भी है। तो एक तो ये वोट मिलने की अच्छी संभावना है माधवी लता जी को। और क्योंकि 1984 से 2024 चल रही है, 40 साल बहुत होते हैं और 40 साल में ओवैसी परिवार के अगेंस्ट में एक अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी उनके अपने मुस्लिम वोट बैंक में भी बनके तैयार हुई और उससे माधवी लता से परहेज नहीं है। कम से कम ये जो वोटर है उसे माधवी लता से उतना परहेज नहीं है। तो ये 2 वोट ऐसे हैं मुस्लिम समुदाय के भीतर से जो टूट के माधवी लता जी के पास आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बात जो बोगस वोटिंग है उस पर भी चुनाव आयोग ने अच्छा एक्शन लिया है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में बोगस वोट हैदराबाद से खत्म किए गए हैं और इन वोटों का बड़ा सीधा फायदा जो मिलता था वो ओवैसी को ही मिलता था। तीसरी चीज़ जो ओवैसी के खिलाफ जा रही है, आप पूरे तेलंगाना में देखेंगे तो बड़ा ही बढ़िया वोटिंग परसेंट रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने वोटिंग की है। लेकिन उसके उलट हैदराबाद सीट पर वोटिंग इस बार भी हमेशा से कम रहती है, इस बार तो और भी कम है। तो वोटिंग परसेंटेज डाउन है हैदराबाद का और काफ़ी ज़्यादा कम है, महज 45% के आसपास वोटिंग हुई है। तो ये चीज़ भी ओवैसी जी के खिलाफ जाएगी। एक तो उनका जो फर्जी वोट था उस पर कुल्हाड़ी चली, 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, महिलाओं में माधवी लता की घुसपैठ है, मोदी जी की है और वोटिंग कम हुई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं माधवी लता तो खाम में जूतियाँ घिस रही थी हैदराबाद में। उम्मीद पर ही चुनाव लड़े जाते हैं और उम्मीदें ही आपको विजेता बनाती हैं। आप उम्मीद छोड़ के कहीं लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इस विपक्ष के जो वर्तमान विपक्ष है उसके सबसे मजबूत किला कहा जाए हैदराबाद को, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। उस किले पर अगर माधवी लता चढ़ाई कर रही हैं तो सबसे पहले तो उन्हें और पूरा जोर लगा के, बड़ा ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है उन्होंने, तो इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। इस अजेय किले को कैसे जीता जा सकता है, तो उसमें आप देखिए, एक हिंदू वोट एकजुट होकर पड़े, मुस्लिम वोट जो टूटा है ओवैसी से वो बीजेपी के खेमे में आए, महिला वोट एक अच्छी संख्या पड़ा है, ये
कन्फर्म है, लेकिन वो संख्या जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो, वो माधवी जी को मिल जाए और एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो बिखर ना पाए। अगर ये चीज़ें हो पाती हैं तो मैं कहूँगा माधवी जी इतिहास भी लिख सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर एक ईमानदार और सच्ची बात करूं तो इसकी उम्मीदें बेहद कमज़ोर हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बड़ी दूर की कौड़ी वाली चीज़ है। लेकिन इलेक्शन है और इलेक्शन में चमत्कार भी होते हैं, और हैदराबाद में भी चमत्कार होने को तो हो ही सकता है। होगा या नहीं होगा ये हम लोग 4 तारीख को देखेंगे। राम राम।